Now let us discuss about the specific adaptive और acquired immunity, जो कि आपको बताया था ये बर्थ के बाद आती है और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये एडेप्टिव होती है। एडाप्टेशन एक तरह से अलग अलग बीमारी आती है उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। और स्पेसिफिक, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हर एंटीजन को पहचानती है और अलग अलग एंटीजन के लिए इसका स्पेसिफिक एक्शन होता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, इट इज़ एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। The most important thing about this specific immunity is their characteristics. ये characteristics हैं यहाँ पे, ये 4 characteristics लिखे हुए हैं specific immunity के, जो उसको adaptive, जो उसको innate immunity से बिल्कुल अलग करते हैं, by birth जो immunity मिलती है उससे अलग करते हैं। ये 4 characters हैं। तो characteristics of specific immunity are: number 1 specificity, number 2 diversity, नंबर 3 डिस्क्रिमिनेशन एंड नंबर 4 मेमोरी। एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहला कैरेक्टर है स्पेसिफिसिटी, और इसी वजह से इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कह रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग एंटीजन को डिफरेंशिएट कर सकती है। बैक्टीरिया को वायरस से, वायरस को फंगाई से, प्रोटोजोअन से, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकती है। इवन दो जो बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स हैं उनको भी डिफरेंशिएट कर सकती है। तो ये अलग अलग एंटीजन में डिफरेंशिएशन कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है, जान सकती है कि वो कैसे अलग हैं। इसीलिए इसे हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो नंबर 1 लिखिए स्पेसिफिसिटी। आगे लिखिए इसमें लिखिए स्पेसिफिसिटी में इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वाइड वैरायटी ऑफ एंटीजेंस। इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन। लिख लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन, वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है उनसे भी। इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन, ये हो गई स्पेसिफिसिटी। सेकंड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब तो आप जानते हैं टर्म का, डाइवर्स होना। इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब कि ये एनॉर्मस जो नंबर्स हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ माइक्रोब, उनको पहचान सकता है। मतलब हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा एंटीजन पहचानने की क्षमता है जो इस दुनिया में भी आए भी नहीं है, और आगे आएंगे तो भी पहचान जाएगी। जैसे कोविड एक नया हाइब्रिड स्पीशी आया, कोविड-19 आपने सुना ही हुआ है। ये जो वायरस आया, इसके लिए भी हमारे में इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी डेवलप हुई। आज से पहले तो ये वायरस कभी था नहीं, मगर फिर भी हमारे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम ने इसको पहचाना और इसके खिलाफ एक्शन किया, और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग इससे बच जा रहे हैं। अगर हमारे इम्यून सिस्टम पहचानने से इनकार कर देता कि ये क्या है भैया, ये का है, नया आ गया कोविड, हम तो कुछ ना कर पाएंगे, तो आदमी ऊपर चला जाएगा। कई सारे लोगों का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, मगर फिर भी वो बच नहीं पाते। आप जान ही रहे हो, दुनिया में बहुत ज़्यादा आतंक कोविड ने जो है मचा रखा है अभी भी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, इसी की वजह से ये नया जो एंटीजन आया, कोरोना वायरस जो नया आया, उसको भी हमारे इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक इम्यूनिटी ने पहचान लिया। तो क्या समझे आप, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि दुनिया में जितने एंटीजन है सबको पहचान सकता है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। साथ ही साथ जो एंटीजन आज तक नहीं आया और कभी भविष्य में आएगा, उसको पहचानने के लिए भी हमारे जीन्स ने सेगमेंट बना रखे हैं, जो अप्रोप्रिएट जब टाइम आएगा तो एक्टिव होकर उसको भी पहचान सकते हैं और उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सबसे खास बात है हमारे इम्यून सिस्टम की, कि क्या है, डाइवर्सिटी। तो ज़रा इसको लिखिए इम्यून सिस्टम के लिए, इट कैन recognize enormous number of antigens या large number of antigens. It can recognize enormous number of antigens. देखिए large तो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, enormous मतलब बहुत ज़्यादा। It can identify और recognize enormous number of antigens. कई सारे एंटीजेंस को ये रिकग्नाइज कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और इसमें खास बात है, थर्ड पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कौन अपना है, क्या बेगाना है, अपना क्या, पराया क्या। जैसे एक छोटा बच्चा भी अपना और पराया तो समझ ही जाता है जब थोड़ा समझने लायक होता है, और बाद में परायों में अलग अलग को समझता है। ये तो पराये को भी समझते हैं कि कौन अलग अलग है, मगर एक बात कभी नहीं भूलते ये कि कौन अपना है, क्या बेगाना है। ये ज़माने में स्पेसिफिक इम्यूनिटी ने जाना है, वो जानती है इस बात को। तो अपना कौन, पराया कौन,
ये बात हमेशा याद रखता है इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि अगर अपने और पराये में भेद भूल गया, ये डिफरेंस भूल गया, तो अपनी ही बॉडी सेल को अटैक करेगा। और ऐसा कभी कभी एब नॉर्मली होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, एब नॉर्मली ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम अपनी ये पार भूल जाता है, वो अपने में और पराये में अंतर नहीं कर पाता और सेल्फ सेल्स को अटैक करता है। उसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेज़। वही ऑटो इम्यून डिसीजेज़ होती हैं, कुछ जीन डिफेक्ट की वजह से होती हैं और कुछ अलग अलग और कारणों से होती हैं। तो डिफरेंट रीज़न की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है लोगों को, ठीक है। कोई जीन डिफेक्ट हो या कोई ऑर्गन डिस्ट्रक्ट हो जाए या किसी हार्मोन एंजाइम का सीक्रेशन बंद हो जाए, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। मगर नॉर्मली इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जानता है कि अपना क्या है, पराया क्या है। तो डिस्क्रिमिनेशन में लिखिए, ज़रा थर्ड पॉइंट में लिखिए, इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। और चौथी प्रॉपर्टी है मेमोरी, याददाश्त। देखिए इम्यून सिस्टम जब पहली बार किसी एंटीजन से अटैक होता है उस पर, वो उस एंटीजन को पहचानता नहीं था, पहली बार आया, उसने देखा अरे ये ललका एंटीजन कौन है, लाल कलर का, नीले कलर का। आई यूज़ द कलर्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एंटीजन्स एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। तो मान लीजिए लाल कोई एंटीजन आया, हम कलर से समझते हैं, ललका एंटीजन है ना, और इसने देखा ये क्या है भैया, कुछ नया नया लग रहा है, ललका ललका लग रहा है, और उसने उससे लड़ाई की। तो पहली बार जब एंटीजन आया और इम्यून सिस्टम ने उससे लड़ाई की, तो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो वीक होता है, फीबल होता है। धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ बनती हैं और धीरे धीरे वो लड़ती हैं। तब तक हो सकता है एंटीजन इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इम्यून सिस्टम कुछ ना कर पाए और बॉडी कमज़ोर पड़ जाए, जैसा कि डिफरेंट डिसीज़ में होता है। अभी कोविड-19 का एग्जाम्पल ले रहे थे, वही ले लेते हैं। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत धीरे रिस्पॉन्ड करता है, इम्यूनिटी वीक होती है, ये वायरस उनको अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दी नंबर ऑफ सेल्स विच आर मल्टीप्लाइंग इन द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम की सेल का मल्टीप्लिकेशन वो धीरे हो रहा है, 1000 लाख हो रही हैं, वो लाख करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तेज़ी से बढ़ रही है, तो वो उसको ख़त्म कर देगी। तो होता क्या है कि पहली बार जब इम्यून सिस्टम पे किसी एंटीजन का अटैक होता है तो उसका रिस्पॉन्स फीबल होता है, वीक होता है। मगर जब दूसरी बार उसी एंटीजन का अटैक होता है तो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत हाइटेंड होता है, बहुत हाई होता है और बीमारी होती नहीं। क्यों? क्योंकि जब पहली बार अटैक हुआ तभी ये उस याददाश्त को याद रखता है कि ललका एंटीजन आया था, इसको ऐसे मारना चाहिए, वो तरीका सीख लेता है, वो उस एनकाउंटर की मेमोरी को रिटेन कर लेता है। इसका मतलब मेमोरी बी और टी सेल बना लेता है वो। ये मेमोरी बी और टी सेल जब अगली बार उसी एंटीजन का अटैक होता है तो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं। पहली बार जितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करी थी उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं और वो माइक्रोब के मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को भी पीछे छोड़ देती हैं और अक्सर वो बीमारी दोबारा आपको नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि एक बीमारी आपको बचपन में हुई, वो दोबारा कभी नहीं होती, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है आपको। क्यों? क्योंकि उसमें मेमोरी बी और टी सेल्स बन जाती हैं, उस एनकाउंटर को याद रखती हैं। तो दोबारा अगर उसी एंटीजन का एनकाउंटर होता है अटैक होता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स हाइटेंड होता है, बहुत तेज़ होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, या इसी को कहा जाता है एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, जो हाइटेंड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। और यही क्वालिटी को वैक्सीनेशन में यूज़ किया जाता है। इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी वाली क्वालिटी है यही वैक्सीनेशन में यूज़ की जाती है। आप 2 बूंद ज़िंदगी के पिलाते हैं तो क्या पिलाते हैं? पोलियो का वायरस होता है उसमें, और वो वायरस डालते हैं, वो वीकेंड वायरस होता है या किल्ड वायरस होते हैं, जो भी वैक्सीन होती है। जब वो जाते हैं अंदर तो इम्यून सिस्टम तुरंत उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर तो पहले से मरे होते हैं, वीक होते हैं बेचारा, इम्यून सिस्टम आराम से उनको मार देता है। मगर जब उसने उनको मारा तो उस मेमोरी को रिटेन कर लिया कि पोलियो जैसा भी कोई वायरस होता है। अगली बार पोलियो का जब अटैक होता है बच्चे पे तो उसे होता ही नहीं, क्योंकि इम्यून सिस्टम का जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है या एनमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स है, दैट इज़ हाइटेंड, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट वाइप अवे द माइक्रोब्स एंटीजन एंड वाइप अवे द डिसीज़। किसी भी तरह के पैथोजन को वाइप करके वो डिसीज़ को वाइप आउट कर देता है। तो ये जो मेमोरी की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से हम वैक्सीन बना सकते हैं, वरना हम वैक्सीन भी ना बना पाते।
वैक्सीन में क्या होता है, मोस्टली वो जो एंटीजेंस होते हैं वही इंट्रोड्यूस कराते हैं पैथोजेंस को, डेड या वीक पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और नई नई वैक्सीन भी बन गई है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसकी हम बात करेंगे आगे। वो इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में, बॉडी का प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है मगर वो एंटीजन भी वीक होते हैं, इसीलिए आदमी बच जाता है। पर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब भी वो दोबारा आएंगे तो बहुत हाइटेंड होगा, तो आप जान रहे हो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो इस बात को ज़रा लिख लेते हैं, जो बातें आपको इतनी देर में बताई उसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं तो आपको और समझ में आएगी। तो ज़रा लिखिए मेमोरी, इसमें लिखिए व्हेन इम्यून सिस्टम इज अटैक्ड बाय एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन द इम्यून सिस्टम इज अटैक्ड बाय एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स रिस्पॉन्स इज वीक और फीबल, फीबल का मतलब भी बहुत कम या वीक, its response is weak or feeble, full stop. But immune system retains the memory of this encounter, in the form of memory B and T cells, memory T cells, memory B and T cells, मतलब memory B cells एंड मेमोरी टी सेल्स, फुल स्टॉप। क्यों रिटेन कर पाता है मेमोरी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है मेमोरी। तो आगे लिखिए फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, व्हेन द इम्यून सिस्टम इज अगेन अटैक्ड बाय द सेम एंटीजन, व्हेन द इम्यून सिस्टम इज अगेन अटैक्ड बाय द सेम एंटीजन, कौन सा सेम, जिसकी मेमोरी को रिटेन करके रखा है उसने, व्हेन द इम्यून सिस्टम इज अगेन अटैक्ड बाय द सेम एंटीजन इट्स रिस्पॉन्स इज हाइटेंड, बहुत ज़्यादा हाइटेंड, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत स्ट्रॉन्ग, इट्स रिस्पॉन्स इज हाइटेंड विच इज़ नोन एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, हाइटेंड विच इज़ नोन एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, फुल स्टॉप। तो ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो मेमोरी की वजह से ही आया। एक और बात बताई थी कि वैक्सीनेशन की प्रॉपर्टी भी बेस्ड है मेमोरी वाले ही कैरेक्टर पे। तो आगे एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम मीन्स स्पेसिफिक इम्यूनिटी, प्रॉपर्टी ऑफ memory of immune system is used in vaccination, उसे वैक्सीनेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी को वैक्सीनेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। दो तरह के सेल मेनली स्पेसिफिक इम्यूनिटी में होते हैं। पहला लिम्फोसाइट जो कि होता है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो पहले हम APCs की बात करते हैं। बी और टी लिम्फोसाइट की बात हमने पहले भी की और आगे भी करेंगे। तो APCs एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एज द नेम इंडिकेट, इनका काम होता है एंटीजन उपहार स्वरूप देना कि भैया ये एंटीजन आया, ये दुश्मन आया, मारिए इसको, किसी को भी उपहार स्वरूप देना। किसको देते हैं? इन्हीं को देते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट को, ठीक है। तो APCs एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, दे प्रेजेंट एंटीजन टू लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट को एंटीजन देते हैं, ठीक है। पहले इनका एग्जाम्पल जान लेते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात कीजिए तो दो आपने सुने होंगे, एक तो मैक्रोफेजेस, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट, ये खुद भी एंटीजन प्रेजेंट करने का काम करता है। बी लिम्फोसाइट ये खुद भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जबकि लिम्फोसाइट भी है, पर एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करता है। कैसे, आगे बताएंगे।
और तीसरा लेस कॉमन है, आपने उसे कम सुना होगा या नहीं सुना होगा, डेंड्राइट सेल्स। तो ये तीन मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट एंड डेंड्राइट सेल्स, दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को भी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एमएचसी प्रोटीन को। तो पहले एमएचसी प्रोटीन को समझते हैं, फिर हमें एपीसीज आराम से समझ में आ जाएगा। तो अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एमएचसी प्रोटीन। एमएचसी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ये क्या है? मेजर हिस्टियो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स। असल में एमएचसी प्रोटीन, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, दे आर नॉट सिमिलर इन एनी टू इंडिविजुअल्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ये दो इंडिविजुअल में, दुनिया के किसी भी दो इंडिविजुअल में एक जैसे नहीं हो सकते एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, उनको छोड़ के उनमें सेम होते हैं। तो पहले तो यही बात आप लिख लीजिए, ठीक है। एमएचसी प्रोटीन्स, देखिए एमएचसी प्रोटीन्स आर नॉट सिमिलर, एमएचसी प्रोटीन्स आर नॉट सिमिलर in any two individuals of the world, in any two individuals of the world except identical twins, any two individuals of the world except identical twins, full stop। अब ये एमएचसी प्रोटीन भी दो तरह की होती है। अगर इसमें बात करें एमएचसी क्लास 1 और दूसरी होती है एमएचसी क्लास 2, एमएचसी क्लास 2, ठीक है। ये एक तरह से एक इंडिविजुअल की पहचान होती है प्रोटीन्स, और ये दो तरह की हैं, एमएचसी क्लास 1 एंड एमएचसी क्लास 2, ठीक है। जो एमएचसी क्लास 1 होती हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल। बॉडी की जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल होती है, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसी सेल्स, उन सभी की सरफेस पे एमएचसी क्लास 1 प्रेजेंट होता है, सभी पे। इसका मतलब किस पे नहीं होता? आरबीसीज पे, आरबीसी पे नहीं होता। और बहुत अच्छी बात है उस पर नहीं होता, बहुत अच्छी बात है नहीं होता, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन आसान होता है। अगर आरबीसी के सरफेस पे भी होता, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ए है, आपने ए वाले का ए में ट्रांसफ़र किया तो भी रिजेक्शन हो जाएगा अगर एमएचसी होता उस पर तो, पर एमएचसी होता नहीं है, क्योंकि एमएचसी तो कभी भी दो इंडिविजुअल का एक नहीं हो सकता। ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है पर एमएचसी सेम नहीं हो सकता। ए वाला ए को, बी वाला बी को, ए बी वाला ए बी को, ओ वाला ओ को भी नहीं दे पाएगा, मतलब किसी को कोई नहीं दे पाएगा अगर एमएचसी होता आरबीसी पे। पर अच्छी बात है कि एमएचसी आरबीसी पे नहीं होता, ठीक है। तो लिखिए एमएचसी क्लास 1, इट इज़ प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ बॉडी। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ बॉडी, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ बॉडी, दैट मीन्स ये आरबीसी पर एब्सेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? ये एंटीजन को ले जाके देता है टी लिम्फोसाइट को या टीके को, ये भी प्रेजेंट करता है एंटीजन। इसका काम है एंटीजन को पकड़ना और किलर टी सेल को, जिसकी बात आगे हम करेंगे, इसको एंटीजन देना। ये किसका काम है? किलर टी सेल को देना। इसका एमएचसी क्लास 1 ये एंटीजन को पकड़ता है और ले जाके किलर टी सेल को देता है। एक्चुअली ये एमएचसी लेटर बॉक्स की तरह होते हैं। जैसे आप देखते हो ना, स्लिट होती है लेटर बॉक्स में, ऐसे लेटर डाला अंदर चला गया। तो ये स्लिट नीचे क्यों होती है, ऊपर क्यों नहीं होती? उसे ऐसे घुमाया, लेटर फेंक दिया आराम से, अच्छा रहेगा। अब आप कहोगे बारिश आ जाएगी तो भीग जाएंगे, अरे कोई निकाल भी तो लेगा, वो भी तो दिक्कत है सारी तरह की। इसे लेटर बॉक्स ऐसे ढके रहते हैं, यहाँ से हम लेटर डालते हैं, चला गया तो चला गया, वापस ऐसे करके निकाल नहीं सकते, ये अच्छी बात है। इसका भी ऐसे ही होता है। ये एमएचसी जो होते हैं वो स्लिट की तरह होते हैं, लेटर बॉक्स की जो स्लिट होते हैं उसमें एंटीजन को पकड़ते हैं, ला के दिखाते हैं, ठीक है भैया ये देखिए एंटीजन आया, ये देखिए दुश्मन आया, मारिए इसको। तो इसका तो नाम ही है किलर टी सेल भैया। जैसे इसको एंटीजन मिलता है पागल हो जाता है, झमाझम मारने लगता है और पूरी तरह से सफाया कर देता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो एमएचसी क्लास 1 की बात हो गई। क्या बताया? दे आर प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द बॉडी एंड दे प्रेजेंट एंटीजन टू टीके सेल्स, एंड दे प्रेजेंट एंटीजन टू टीके सेल्स। एमएचसी क्लास 2 की बात करते हैं।
MSC क्लास 2 केवल प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये 3 सेल। MSC class 2 is present only on surface of APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, केवल इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इन तीनों की। ठीक है, कौन सा? क्लास 2। तो ज़रा लिखिए, MSC class 2 is present on the surface of APCs. MSC class 2 is present on the surface of APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है केवल। और इसका काम भी होता है एंटीजन देना। ये किसको देता है? बचा कौन? ये टी सेल का एक और होता है हेल्पर टी सेल, वो आगे हम देखेंगे अभी। हेल्पर टी सेल को देता है, MSC क्लास 1 टी को देता है और ये हेल्पर को देता है। तो लिख लीजिए, हेल्पर और टी के दोनों की बात हम करेंगे अभी। तो लिखिए ज़रा कि MSC क्लास 2 इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ APCs and it present antigen to helper T cell, and it present antigen to helper T cells, antigen to helper T cells, helper T cells। अगर हम देखें, ये हमने कोई APC बनाई है, मान लो मैक्रोफेज है, मान लो डेंड्राइट सेल है, कोई भी, ठीक है, कौन है? APC। इसके ऊपर MHC प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये रहा MHC, ठीक है, ये MHC प्रोटीन इसके ऊपर प्रेजेंट है। कलर कर देते हैं तो और बेटर आपको समझ में आएगा। ये MHC प्रोटीन इसके ऊपर प्रेजेंट है, MHC प्रोटीन, MHC प्रोटीन, MHC, तो APCs के ऊपर जो MHC होता है, आप जानते हो कौन सा होता है? क्लास 1 की क्लास 2, क्लास 2 अभी बताया। तो ये APCs प्रेजेंट है, ठीक है बेटा जी। ये APCs पे ये है MHC2, मतलब MSC क्लास 2। अभी काम कैसे करते हैं ज़रा वो देखिए। मान लीजिए यहाँ से किसी एंटीजन का अटैक हुआ, दिस इज़ द एंटीजन, ठीक है, ये एंटीजन ने अटैक किया बॉडी पे, एंटीजन। तो जैसे ही एंटीजन अटैक करता है, ये इसका फैगोसाइटोसिस कर लेता है। कौन? ये सेल जिसे हम कह रहे हैं APCs, वो इसका कर लेता है इंजेक्शन। पहले ही बार में क्या हुआ? ये इंजेक्शन ऑफ एंटीजन, इंजेक्शन, पहला प्रोसेस इंजेक्शन। इसको इंजेस्ट करने के बाद इसके टोटे टोटे कर देता है। टोटे टोटे मतलब आप जानते हो कि टुकड़े टुकड़े कर देता है, ठीक है। इसे कहते हैं डाइजेशन ऑफ एंटीजन। एंटीजन के टुकड़े टुकड़े इसने कर दिए, डाइजेशन। और फिर इनमें से एक टुकड़ा ये MSC क्लास 2 के ऊपर इस तरह से रख लेता है, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट और टुकड़ा ऑफ एंटीजन, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एंटीजन exposed on MHC2, exposed on MHC2, क्योंकि APCs के बाद MHC2 है। तो इसने एंटीजन को पकड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद एक पार्ट को दिखाया। किसको दिखाया? APCs किसको प्रेजेंट करती हैं, किसको दिखाती हैं? हेल्पर टी सेल को, ताकि वो एग्रेसिव होकर, पागल होकर सबको आदेश दे कि जाओ सबको मार दो। क्योंकि हेल्पर टी सेल एक तरह से किंग होती है पूरे इम्यून सिस्टम की। आगे हम उसकी बात करेंगे, संभवतः नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ये फंक्शन हो गया किसका? APCs का। किसका? APCs का। और साथ ही साथ हमने MHC क्लास 2 के फंक्शन को भी देख लिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? MHC और APC दोनों रिलेट करके हमें समझ में आ गया कैसे करता है। ये एंटीजन का पार्ट दिखा रही थी टी हेल्पर सेल को, तो यहाँ लिख भी देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि MSC क्लास 2 ये एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है या दिखा रहा है किसको? हेल्पर टी सेल को। किसको? हेल्पर टी सेल को, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात MHC के बारे में। जब ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, इसका मतलब ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है, किसी एक पर्सन की किडनी किसी दूसरे पर्सन को दी जाती है, तो आप जानते हो कि दोनों का MHC प्रोटीन तो सिमिलर हो ही नहीं सकता। आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो एक्सचेंज कर सकते हैं, किडनी, हार्ट, लंग सब, मगर आइडेंटिकल नहीं है तो कर ही नहीं सकते। परिवार का मेंबर भी अपनी किडनी किसी को दे रहा है अपने मेंबर को, तो भी वो रिजेक्ट हो जाती है।
और इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देने पड़ते हैं, क्योंकि रिजेक्ट क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ MHC। ये MHC प्रोटीन दुनिया के किसी 2 इंडिविजुअल में एक नहीं होता, इसीलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स आर गिवन ड्यूरिंग दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर किसी एक पर्सन में दूसरे पर्सन की किडनी इम्प्लांट कर रहे हैं तो इस पर्सन को इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देने होंगे बहुत दिनों तक, और कभी कभार लाइफ लॉन्ग, थोड़ा डोज कम करके लाइफ लॉन्ग, क्योंकि इसका और इसका MHC प्रोटीन डिफरेंट होगा इसी वजह से। तो इस बात को ज़रा लिखिए कि graft rejection during organ transplant surgeries due to MHC proteins. Graft rejection during organ transplant surgery occurs due to MHC protein. So the person is given immunosuppressants. So the person is given immunosuppressant, for example cyclosporin during organ transplantation surgery. So the person is given immunosuppressant, for example cyclosporin during organ transplant surgery. तो पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता दिया साइक्लोस्पोरिन, और उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और वो दूसरे पर्सन के ऑर्गन को उसका बॉडी मान लेता है अपना, क्योंकि इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। असल में अगर पूरा इम्यून सिस्टम सप्रेस कर दे तो आदमी तो को और बीमारियां हो सकती हैं। होता क्या है कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो टीके सेल की वजह से होता है मेनली, क्योंकि टी हेल्पर सेल तो किसी को मारते नहीं हैं, वो केवल आदेश देते हैं मारने का। टीके सेल मारते हैं और किसी भी ऑर्गन को ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है वो टीके सेल की वजह से होता है। इसका एक और मतलब हुआ कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे इनहिबिट द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टीके सेल वो सेल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, दूसरी को नहीं। 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, हीमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट वाली, और दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट वाली। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग केवल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब टी वाली जो होती है उसमें भी केवल टीके मेनली, तो टी वाली इम्यूनिटी को रोक देते हैं। टी में जो भी होगा सबको रोकेंगे, पर मेनली टीके को। तो इसका मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स इनहिबिट्स विच इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड बट नॉट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में देखेंगे। जो बातें यहाँ पे हुई ये नेक्स्ट लेक्चर की ही भूमिका बन रही है। वहाँ पे टीके, टीएच और इसके अलावा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो सब देखेंगे, इसका भी रोल आएगा, वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो अभी के लिए एक लाइन लिख लीजिए और फिर हम उस चीज़ को क्लियर करते हैं नेक्स्ट एक डायग्राम बना के उसमें। तो ज़रा लिखिए इसमें, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स इनहिबिट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स इनहिबिट only cell mediated immunity, only cell mediated immunity, only cell mediated immunity. It does not inhibit antibody mediated immunity, it does not inhibit antibody mediated immunity, it does not inhibit antibody mediated immunity. तो इस तरह से बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक MHC प्रोटीन और APCs के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है।